गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे। लीनियर एसएचएम इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो लीनियर एसएचएम में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही है, अगर उसका पाथ है अलोंग टू दी स्ट्रेट लाइन है या अलोंग टू लीनियर अगर पाथ है तो वो लीनियर एसएचएम होगा। वो हम देख सकते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग से कोई ब्लॉक कनेक्टेड हो तो वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल अगर वाइब्रेशन करता है या एसएचएम करता है तो उसका जो पाथ होगा वो लीनियर पाथ होगा। तो लीनियर एसएचएम के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आई थी कि लीनियर एसएचएम के लिए हमने देखा था कि जो आपका असरलेशन जो होता है एसएचएम लीनियर एसएचएम में जो आपका पार्टिकल है या जो ऑसिलेटर है उसका जो असरलेशन जो आता है वो -k/m इंटू अक्ष आता है। और यहाँ से हमने देखा था कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। तो अगर आपका लीनियर एसएचएम है, कोई भी आपको पास अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है तो वो एसएचएम को शो कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम और नॉट, उसका पता कैसे लगाएंगे। इससे ये जो कंडीशन है ये कंडीशन अगर ओबेड होती है तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए एसएचएम। दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ओके, फिर हमने यहां से ये देखा था कि हमारे पास हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू, या हम एक्सेस के अलोंग अगर मोशन कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, जो अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है तो उसकी इक्वेशन है वो पीरियोडिक फंक्शन के टर्म में ली जाती है, या तो वो साइन के टर्म में ली जाती है या कॉस के टर्म में। तो इसका जब हमने डबल डिफरेंशिएशन किया था तो a बराबर हमारे पास ये आया था -ω² आया था। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। ये एक इक्वेशन ये तो रीस्टोरिंग फोर्स से मिली थी, और ये हमारे पास जो एसएचएम के लिए जो आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसका डबल डिफरेंशिएट कर दे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन कर देते हो तो असलेशन मिल जाता है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया था, इस इक्वेशन को, और अगर इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू √k/m ये आ गई थी। ठीक है जी। और इस ओमेगा से हमने फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली थी कि जो फ्रिक्वेंसी होगी वो फ्रिक्वेंसी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में ये रिलेशन होता है 2πn इज इक्वल टू ओमेगा। तो n इज इक्वल टू क्या गया था हमारे पास ω/2π। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या गया 1/2π, और ओमेगा की वैल्यू है आपकी √k/m। ठीक है जी। अब यहां से अगर ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी और अगर फ्रिक्वेंसी की डिपेंडेंसी देखी जाए तो ओमेगा और n दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन k एंड m। मास ऑफ ऑसिलेटर या मास ऑफ ब्लॉक पर डिपेंड कर रहे हैं स्मॉल m, एंड k जो फोर्स कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और कैसे डिपेंड कर रहे हैं, चाहे n हो और चाहे ओमेगा हो, दोनों ही क्या है k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब k अगर इंक्रीज होगा तो n और ओमेगा दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। m के n और ओमेगा जो है वो दोनों जो मास है उसके √ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर m को इंक्रीज करेंगे, मास ऑफ ब्लॉक अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा और n क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है जी। आपको अगर मास सेम दिया है, k चेंज हो रहा है या k सेम दिया है और मास अगर वेरी कर रहा है तो हम इस दोनों फॉर्मूले से जो नई एंगुलर फ्रिक्वेंसी या नई फ्रिक्वेंसी क्या मिलेगी वो हम निकाल सकते हैं। अब अगर आपको फ्रिक्वेंसी मिल गई तो फ्रिक्वेंसी से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो लीनियर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, वो 1/फ्रिक्वेंसी होता है। तो इस फ्रिक्वेंसी वाले फॉर्मूले को आप रिवर्स कर दो,
तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, सॉरी उल्टा करेंगे एम अपॉन ए के। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी वो उसी प्रकार से है, एम और के पर डिपेंड कर रही है, लेकिन रिवर्स डिपेंड कर रही है। टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम। इसका मतलब अगर के को कांस्टेंट रखकर एम को इंक्रीज किया जाए तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑसिलेशन स्लो होगा। ये बात याद रखना कि टाइम पीरियड अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो ऑसिलेशन होगा। और एम अगर डिक्रीज कर दे तो टाइम पीरियड क्या हो जाए, सॉरी एम अगर डिक्रीज कर दे तो मास अगर डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज टाइम पीरियड का मतलब ये है कि आपका जो ऑसिलेशन होगा वो फास्ट होगा। और टी जो है वो के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज करते हैं, के इंक्रीज टी डिक्रीज, मास को कांस्टेंट रखकर अगर के को चेंज करें तो ये हमारे पास कंडीशन आएगी, अगर के को डिक्रीज करते हैं तो टी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के फॉर्मूले आ गए और उनकी डिपेंडेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी, अंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स आर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ब्लॉक एंड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ओके, अब आगे देखिए, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें कि व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। वो आपको या तो ये फॉर्मूला ले लो या ये फॉर्मूला ले लो, इससे मिल जाएगी। यहां पर ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या है, हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ ए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी जो होगी वो तो dx अपॉन dt होती है, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बटे dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू अगर कहने का मतलब वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन अगर यहां से आप देखो d अपॉन डी टी, वी की वैल्यू रखी तो v की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन है, सेकेंड डेरिवेटिव है। तो कहने का मतलब ये कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह अगर हम इस इक्वेशन की बात करें या इस इक्वेशन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं क्या, एक ही जगह मैंने लिख दिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, या दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन टर्म्स ऑफ के अपॉन एम ये आएगी, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ये आएगी, ठीक है जी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इन टर्म्स ऑफ ये लिखें तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0। इन टर्म्स ऑफ के और एम ये इक्वेशन आएगी। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो ये लीनियर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन कैसे आता है, अगर आपको मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स इज इक्वल टू 0, आपको कह दिया जाए कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लीनियर एसएचएम, और आपको पूछा जाए कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल और पेंडुलम, तो यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, हमें पता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये होती है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। कहने का मतलब जो एक्स का जो कोएफिशिएंट जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें
ओमेगा स्क्वायर नहीं अल्फा दे रखा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो अल्फा है इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हमें अल्फा दे रखा है। और अगर हमारे पास ओमेगा अगर आ गया तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी आ जाती है और हमारे पास टाइम पीरियड भी आ जाता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा 1 ये अंडर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी पूछी जाए तो फ्रिक्वेंसी हमें पता है कि 1/2 पाई इंटू अंडर अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, 2 पाई एन इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू। अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो इसका रिवर्स कर दो, 2 पाई बटे में अंडर अल्फा, दिस इज द टाइम पीरियड। तो अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और अगर आपको टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर पूछी जाए तो आपको यही ध्यान में रखना कि जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है जी, उसको कंपेयर कर लो, आपके पास से तीनों चीजें मिल जाएगी। ओके, अब देखिए कोई भी जो इक्वेशन है, जैसे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको बस ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है जी, ये कंडीशन ओबेड होगी, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर ओबेड हो रही है तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है वो अपनी क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, लीनियर एसएचएम है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर देखें तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम या तो वो साइन के टर्म में होगी या कॉस के टर्म में होगी। बाकी अगर किसी और के टर्म में अगर है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एसएचएम की नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कई इक्वेशन लिखी है और आपको इनमें से बताना है कि कौन सी एसएचएम को शो कर रही है। अब यहाँ से देखिए, ये साइन के टर्म में है, ये साइन और कॉस कंपोनेंट के टर्म में है, ये साइन कॉस कंपोनेंट के टर्म में है। अब ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक, क्योंकि साइन और कॉस के टर्म में पीरियोडिक तो है ये, दिस इज पीरियोडिक, पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक। ये तीनों पीरियोडिक के इक्वेशन तो है, लेकिन एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि अगर साइन और कोस के टर्म में अगर इक्वेशन अगर गिवन है तो पीरियोडिक होगी, ये तो पता चल गया पीरियोडिक है। इस पर आ जाइए, तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है ये इक्वेशन नॉन पीरियोडिक है। यहां देखिए ये इसमें लॉग फंक्शन है, तो ये भी क्या है, नॉन पीरियोडिक। साइन और कॉस के टर्म में जो इक्वेशन होगी वही पीरियोडिक होगी, अदरवाइज अगर टेन के टर्म में या सेक के टर्म में या कोसेक के टर्म में है या कोट के टर्म में है तो वो नॉन पीरियोडिक होगी। ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी क्या होगी, नॉन पीरियोडिक होगी। तो पहले तो आपको पता लगाना है कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का, और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो होती है वो पीरियोडिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो तीनों नॉन पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक है तो एसएचएम भी नहीं होगी, ये तीनों इक्वेशन एसएचएम को शो नहीं करेंगी, क्योंकि नॉन पीरियोडिक है तो सीधा ही पता चल गया नॉन पीरियोडिक है तो एसएचएम नहीं होगी। एसएचएम की इक्वेशन साइन और कॉस के टर्म में आती है, ये तीनों पीरियोडिक है। लेकिन एसएचएम है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा, ये कंडीशन ओबेड करनी चाहिए। ये कंडीशन ओबेड कैसे करवाएंगे, आपको पता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना। अब उस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को से आपको असलेशन निकालना, बस इतना ही करना है, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। जैसे पहली इक्वेशन मैंने उठा ली, इसको चेक करना है कि ये पीरियोडिक तो है, ये एसएचएम को शो कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, साइन 2 ओमेगा टी। तो पहले तो इससे वेलोसिटी निकाल लो, v बराबर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt। तो d अपॉन dt y की जगह लिख दिया साइन 2 ओमेगा टी। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी का तो कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा।
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो टी के साथ जो भी एंगल में कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 2 ओमेगा बाहर आ गया और साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, कॉस 2 ओमेगा टी हो गया साइन 2 ओमेगा टी का। तो वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन dt। तो d अपॉन dt, v की जगह मैंने वैल्यू रख दी 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है जी। अब यहां से आप देखो a बराबर 2 ओमेगा तो बाहर आ गया, कोस का क्या होगा, माइनस साइन होता है, कोस का माइनस साइन, और ये 2 ओमेगा का बाहर आ जाएगा तो -2 ओमेगा कॉस का क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी हो गया। अब यहां से देखिए ये हमारे पास आ गया a बराबर -4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी। अब यहां से आप देखो कि साइन ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं। तो a बराबर -4 ओमेगा स्क्वायर y आ गया। तो ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया। अब यहां से देखो ये तो कांस्टेंट है, ये जो 4 ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो a यहां पर हमें दिख रहा है कि a जो है वो डिस्प्लेसमेंट माइनस से ये आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही कंडीशन होती है। ये इन टर्म्स ऑफ y पर हमने y के टर्म में ले लिया, x के टर्म में है, तो ये कंडीशन हमें मिल रही है। इसका अगर हम इसके एक्सेलरेशन अगर निकालें तो एक्सेलरेशन हम निकालते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ए एसएचएम, मतलब ये पीरियोडिक भी है और एसएचएम मोशन को भी शो कर रही है। अब चलो हम सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट के टर्म में अगर है तो हम इसको कैसे शो करेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब हम सेकंड इक्वेशन है उसको चेक करते हैं कि वो एसएचएम को शो कर रही कि नहीं कर रही। पीरियोडिक है, आपको देखो साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक एसएचएम नॉन पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक होगा तो नो एसएचएम होगा, नो इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो सेकंड इक्वेशन अगर देखें तो हमारे पास y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी है। ठीक है जी, यहां पर ये है, ये इक्वेशन है। इसको हमें चेक करना है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम और नॉट। पीरियोडिक इक्वेशन है लेकिन एसएचएम को शो कर रही कि नहीं कर रही ये पता लगाना है। तो आपको मैंने बताया पहले वेलोसिटी निकाल लो, बोलो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ओमेगा इनटू में आएगा साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, प्लस 2 कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा माइनस ओमेगा माइनस या माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है जी। तो ये हमने इसको एक बार पुनः लिख दिया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी -2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो देखो ओमेगा तो मल्टीप्लाई में है, कॉस का क्या होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, -2 ओमेगा है और इसका क्या होगा साइन का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी -2 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास ये आया साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। अब आपको यही चेक करना है कि ये जो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो वापस y के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहां से देखो ये दिस इज इक्वल टू y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y आएगा। तो इसका मतलब a क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y है। तो हमारी कंडीशन ओबेड हो गई है। तो कंडीशन ओबेड हो गई, इसका मतलब है ये आपकी एसएचएम को भी शो कर रही है, पीरियोडिक है एंड ऑल्सो शोज द एसएचएम मोशन। ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन को चेक करना है, बाकी तीन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉन पीरियोडिक है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस नहीं है,
या आपको जरूरी नहीं कि ऐसे भी दे सकते हैं कि y बराबर दे दिया आपको 5 sin ओमेगा टी और प्लस 6 tan ओमेगा टी। तो ये आपका ये एक तो पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन दूसरा नॉन पीरियोडिक है। तो अगर नॉन पीरियोडिक फंक्शन आ गया तो वो पूरी इक्वेशन ही नॉन पीरियोडिक हो जाती है। और नॉन पीरियोडिक अगर होगी तो वो एसएचएम को शो नहीं करेगी, तो उसके लिए आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, केवल पीरियोडिक जो है उसी को आपको चेक करना है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार चलो तीसरी इक्वेशन को और हम चेक कर लेते हैं, आप भी कर सकते हो, चेक कर लेते हैं। चेक देखिए y इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। ये इक्वेशन है, पीरियोडिक है, साइन और कॉस टर्म है, लेकिन एसएसएम को शो कर रही है कि नहीं कर रही है उसको चेक करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या जाएगी, साइन का ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसका क्या होगा प्लस, ठीक है जी प्लस है, लेकिन इसका क्या होगा -2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। भी कॉस का कॉस का क्या होगा, साइन होगा, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, माइनस साइन होगा, और 2 ओमेगा मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको हमने लिख लिया कॉस ओमेगा टी -2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। ओके जी, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, a बराबर ओमेगा इंटू इसका क्या होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, फिर -2 ओमेगा है पहले से, इसका क्या हो जाएगा 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी हो गया। सिंप्लीफाई कीजिए जरा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, फिर -4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। कॉमन क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास साइन ओमेगा टी और प्लस का 4 कॉस 2 ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया है। क्या अब आप यहां से देखो, क्या ये y के इक्वल आया है, नहीं आया है y के इक्वल, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 4 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अगर y नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि a इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, a माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर ये आपका y नहीं आता है, चेक करना ये y आएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये y नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक इक्वेशन, बट नॉट शो एसएचएम, एसएचएम मोशन को ये शो नहीं करेगी। ठीक है जी, तो ये दो इक्वेशन पीरियोडिक भी है और एसएचएम मोशन को भी शो कर रही है, बाकी सभी तीनों नीचे वाली नॉन पीरियोडिक है, वो तो एसएचएम को शो करेगी नहीं। तो आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है या आपको 4 ऑप्शन देकर आपको पूछ लिया जाए कि विच इक्वेशन शोज द एसएचएम, तो कंडीशन यही है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि ए आपको इक्वेशन दे दी कि अगर ए बराबर आपको दे दिया कि आपका के एक्स प्लस 2 है, तो क्या दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, नहीं भी। हाँ, आपका x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे कोई भी कोएफिशिएंट साथ में दिया गया होगा, नो प्रॉब्लम, ए जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन माइनस नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ये नॉन पीरियोडिक है। पहली बात तो ये कि ये एसएचएम को शो ही नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक हो गया। सॉरी, पीरियोडिक के नॉन पीरियोडिक की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो एक्सेलरेशन इक्वेशन है। एक्सेलरेशन इक्वेशन में साइन और कोस के टर्म में हमें नहीं देखना है, एक्सेलरेशन के टर्म में तो केवल यही देखना है कि एक्सेलरेशन वो y के माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, प्लस के नहीं माइनस की होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो उससे आपको डबल डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेना है और एक्सेलरेशन को चेक करना है कि माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ठीक है जी, तो आपके पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो आप चेक कर सकते हो, पहली बात वो पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, इसका पता लगाओगे। अगर नॉन पीरियोडिक है तो आपको डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, और पीरियोडिक है तब आपको डबल डिफरेंशिएशन करके देखना पड़ेगा।
अब हम बात करेंगे अंगुलर एसएचएम की। अब हम बात करेंगे किसकी? अंगुलर एसएचएम की। अंगुलर एसएचएम, अंगुलर एसएचएम। तो अंगुलर एसएचएम में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है तो अगर उसका पाथ जो है वो अलोंग टू दी कर्वर्ड है या उसका कर्वर्ड पाथ है या अलोंग टू दी आर्क ऑफ सर्किल है, स्ट्रेट नहीं हो, अलोंग टू दी आर्क ऑफ सर्किल हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से इसको अगर डिस्प्लेस करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये ऐसे इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करेगा। तो ये आपका जो पाथ, जो आपका ये जो बॉब है या ऑसिलेटर है या पार्टिकल है या बॉडी है या ब्लॉक है, ये जो आपका ब्लॉक है या जो बॉडी है उसका पाथ है वो लीनियर नहीं है, वो क्या है? अलोंग टू दी आर्क ऑफ सर्किल है। तो पाथ पर डिपेंड करेगा कि लीनियर है कि स्ट्रेट। अगर पाथ है तो लीनियर एसएचएम होगा, और अगर कर्वर्ड पाथ है या अलोंग टू दी आर्क ऑफ सर्किल है तो आपका एंगुलर एसएचएम में होगा। और एंगुलर एसएचएम की कंडीशन क्या होगी वो हम देखते हैं। देखिए, मैं सिंपल वापस देखो सिंपल पेंडुलम बना लेता हूं। यहां पर एंगुलर जो एसएचएम होगा तो वहां पर एंगुलर जो आपकी रोटेशन मोशन है उसी के जो क्वांटिटी वो काम में आने वाली है। लीनियर मोशन में आपकी लीनियर जो क्वांटिटी है वो काम में आती है, लेकिन एंगुलर अगर है मतलब सर्कुलर मोशन है या रोटेशन अगर मोशन है तो उसमें आपको कौन सी क्वांटिटी आएंगी? वो आपकी रोटेशन मोशन वाली क्वांटिटी आएंगी। तो देखिए कौन सी होगी रोटेशन वाली क्वांटिटी, यहां से देखिए, इसको हमने यहां पर थीटा डिस्प्लेस कर दिया है तो ये ऐसे इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये इस पाथ पर करेगा, तो ये एंगल थीटा हो गया थीटा। अब देखो यहां पर एंगुलर एसएचएम में आपको रीस्टोरिंग फोर्स नहीं, यहां पर क्या मिलेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो लीनियर एसएचएम में हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स लेते हैं, और एंगुलर एसएचएम में हम रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है तो एंगुलर एसएचएम में फोर्स की जगह एंगुलर मोशन में अगर देखें या हम रोटेशन मोशन में देखें तो रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह क्या आ जाता है? जैसे हम बात करें कि लीनियर अगर आपके पास मोशन है तो वहां पर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशन मोशन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं एंगल चेंज होता है। ठीक है, यहां पर हमें वेलोसिटी लेते हैं v, लीनियर वेलोसिटी, और यहां पर क्या हो जाती है? एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। ये लीनियर है, ये रोटेशन मोशन है, ये लीनियर मोशन है या ट्रांसलेटरी मोशन है, ये रोटेशन मोशन है। ठीक है, यहां पर अगर मास है तो यहां पर मास की जगह क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। यहां पर आपका मोमेंट लीनियर मोमेंटम होता है और यहां पर एंगुलर मोमेंटम हो जाता है जे हो जाता है, या इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। यहां पर फोर्स होता है तो यहां पर लीनियर अगर ट्रांसलेटरी मोशन में अगर फोर्स होता है तो रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह क्या होता है? टॉर्क लगता है। ठीक है जी, तो यहां पर आपको रोटेशन मोशन वाली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो यहां पर देखिए कि ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होगा क्योंकि फोर्स रोटेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। अगर फोर्स रोटेट करता है तो वो फोर्स नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? वो रीस्टोरिंग टॉर्क बन जाता है। तो यहां पर आपका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, वो है तो फोर्स ही, लेकिन टॉर्क होता क्या है एक्चुअल में? टॉर्क कोई नई चीज नहीं है, टॉर्क फोर्स से ही मिलता है। अगर फोर्स अगर रोटेट कर रहा है, फोर्स अगर रोटेट कर रहा है तो उस कंडीशन में रोटेटिंग फोर्स को हम फोर्स नहीं बोलते, रोटेटिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क जो है वो सेम रिस्टोरिंग फोर्स की तरह है, टुवर्ड्स टू द मीन पोजीशन लगेगा ऑलवेज, बट अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं,
ये जो एंगल है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये आपका जो ब्लॉक है वो ऐसे मोशन करेगा तो ये एंगल चेंज होगा ना, इधर जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। मान लो ये ब्लॉक यहाँ तक आया तो ये मैक्सिमम मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। फिर जैसे जैसे मीन पोजीशन पर जाएगा तो ये एंगल चेंज होता जाएगा, फिर इधर जाएगा तो वापस एंगल बढ़ता जाएगा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रीस्टोरिंग एंगुलर एसएचएम में रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, क्या होगा भी, रीस्टोरिंग फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। और वो रीस्टोरिंग टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जैसे हमने देखा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट अपोजिट होता है, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है अपोजिट को। तो लीनियर मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स होगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ना। नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन अपोजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हम क्या लेंगे, सी लेंगे। यहाँ पर हम कांस्टेंट क्या लेंगे, सी लेंगे। तो सी जो है यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो सी जो है ना वेहर सी, तो वहां पर के आया था, के को हमने क्या बोला था, फोर्स कांस्टेंट बोला था, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ सी क्या होगा, टॉर्क कांस्टेंट होगा। क्या होगा भाई, टॉर्क कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। सी टॉर्क कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखिए कि लीनियर अगर हम मोशन की बात करें या ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो आता है वो F = m में आता है। ये तो हमारा ट्रांसलेटिव मोशन में होता है। अगर रोटेशन मोशन की बात करें तो यही फॉर्मूला, वहां पर फोर्स नहीं, वहां पर टॉर्क होता है। तो देखिए ये इक्वेशन अगर ट्रांसलेटिव मोशन में है तो अगर इसी इक्वेशन को अगर रोटेशन मोशन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखिए फोर्स की जगह क्या जाता है, टॉर्क आ जाता है। मास की जगह क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, तो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास F = m में लिखा था और यहां पर हमें सिंस जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, I × अल्फा होता है, ठीक है जी। ये हम रोटेशन मोशन में ये कंडीशन निकालेंगे वहां पर, ठीक है। I जो होता है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं टॉ की जगह, I अल्फा = -c θ, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, -c/I × θ। तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन आया था, वो A = -k/m × x आया था। यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एसएचएम में एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा और यही कंडीशन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसी को, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ है, तो वहां पर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आएगा। यहाँ पर अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन, जैसे हमने लीनियर एसएचएम में देखी थी वैसे एंगुलर में, दिस इज कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। अगर कोई भी इक्वेशन इस कंडीशन को अगर फॉलो करती है तो वो इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम में होगी, ठीक है जी। अब अगेन देखिए, अगर आप लीनियर एसएचएम की बात करें तो लीनियर एसएचएम में हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या कंसीडर की थी, y(x) = a sin ωt कंसीडर की थी। ये लीनियर एसएचएम में है, ठीक है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अब एंगुलर एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी, देखो चेंज कर रहा हूं, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा थीटा, ठीक है जी। अब ये क्या है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि मैक्सिमम कितना एंगल होगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं
कि ये भी एम्पलीट्यूड है, वो भी एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर एसएचएम में वो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो एंगल चलेगा वो थीटा नोट चलेगा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो हमें ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन काम में लेनी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब आपको इससे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि सिंस हमें पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो देखिए डी अपॉन डी टी, थीटा की वैल्यू रख दो थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो थीटा नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ गया और ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा, साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है। अब इससे आप लीनियर ये एक्सेलरेशन निकालोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, यहां से आप देखो थीटा नॉट ओमेगा तो है ही है, इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये आ गया। तो ये हमारे पास, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया है। ठीक है। अब यहां से आप इसको देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर लिख दिया और इसको लिख दिया थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब थीटा नोट साइन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट साइन ओमेगा टी, तो इसकी जगह हमने अगेन क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख दिया है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम की एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, ये भी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों ही सेम ही है। ये इन टर्म्स ऑफ सी एंड आई है, ये इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास सी अपॉन आई आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सी अपॉन आई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी है वो सी और आई पर डिपेंड करती है, एम और के पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पर सी और आई, सी जो है वो टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1/2 इंटू ओमेगा होता है। तो ओमेगा की जगह आप वैल्यू रखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी अपॉन आई। अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड जो होता है वो 1/फ्रिक्वेंसी होता है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा आई बटे में सी। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक या पेंडुलम इन एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में ब्लॉक का या बॉडी का जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो सी आई पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इन फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि कैसे वेरी कर रहे हैं और उस वेरी के अकॉर्डिंग ओमेगा ये एन और टी ये वेरी करेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ differential equation of angular
एसएचएम। एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से हमने ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकाला है कि थीटा का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिली, एंगुलर वेलोसिटी का किया तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिला। कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमें पता है कि सिंस जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अल्फा की जगह ये पुट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है जी, इस अल्फा की जगह मैंने ये डेरिवेटिव के टर्म में लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये जो चीज है अल्फा है वो माइनस से ओमेगा स्क्वायर थीटा के भी इक्वल होता है। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो अगर इन टर्म्स ऑफ सी एंड आई लिखें तो डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई थीटा इक्वल टू 0। दिस इज differential equation of angular SHM in terms of C and I, and this is the differential equation of angular SHM plus omega square theta is equal to 0. This is the differential equation in terms of omega square. ठीक है जी, तो अगेन वही बात है, अगर आपको एंगुलर SHM की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो थीटा का जो भी आपका कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है ना, और वो ओमेगा स्क्वायर अगर होगा तो हमें अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, चाहे वो लीनियर एसएचएम की गिवन हो चाहे एंगुलर एसएचएम की गिवन हो, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही हमें क्या गिवन होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है और टाइम पीरियड भी होता है। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू ऑल, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।